हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों की बेहद ज़्यादा डिमांड थी कि सर पॉलिटी को पढ़ा दीजिएगा, पॉलिटी को। लेकिन मेरी जो डिमांड थी, मैं सोच रहा था कि इतिहास की क्लासें शुरू करूं, लेकिन नहीं, आपके लिए इतिहास की क्लासें भी मिलेंगी। हम 1 तारीख से आपके 1 जनवरी 2024 से इतिहास की क्लासों को भी रखेंगे। यहाँ पे हमारी जो क्लास चलती है हमारी 4 बजे, उस क्लास को भी हम लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और लगातार डेली बेसिस पे हमारी क्लासें आपके लिए हो सकती हैं। जैसे हमने साइंस को कंप्लीट कर लिया, उत्तर प्रदेश को टोटल कंप्लीट कर लिया है। साइंस के भी बहुत सारे प्रश्नों को देखे हैं। आज हम देखेंगे कि हमारा संविधान पढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है, जो कि आप लोगों के सामने हम रखेंगे। और संविधान के आज हम संवैधानिक ढांचे से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जिन जिन टॉपिकों से बनते हैं, कि हम 20 से 22 दिन में टोटल कंप्लीट संविधान को पढ़ सकते हैं। ऐसा आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि हाँ, पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। किताबें तो बहुत सारी मोटी-मोटी किताबें होती हैं। कैसे हम पढ़ेंगे? कैसे हमारे चैप्टर हम डिसीजन लेंगे कि कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न बनेगा, ओवरऑल संविधान से कितना प्रश्न बनेगा? तो आपको बता दें, 18 से 19 प्रश्न हमारे पीसीएस, आरओ, एआरओ के पेपर में और आपके मेन पीसीएस के पेपर में, सभी में आपके ओवरऑल क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो संविधान आपके लिए एक बेहद यूनिक टॉपिक की, यानी कि चैप्टर वाइज भी हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, 3 चैप्टर के नाम आज भी हमने आपके लिए दिए हैं। कैसे कैसे हम संविधान को देखेंगे, कैसे हम संविधान पर अपने अस्तित्व को जमा कर बैठेंगे कि हम संविधान से आने वाला प्रश्न जो भी पेपर में होगा, उसको हम गलत नहीं करेंगे। अगर लास्ट ईयर हम पीसीएस की बात करें तो बहुत सारा प्रश्न, 21 से 22 प्रश्न संविधान से पूछा गया था। हिस्ट्री से भी उतना ही प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन सब पे हम अगर कुछ सब्जेक्टों पर अच्छी पकड़ बना ले तो हमारा पीसीएस का एग्जाम, चाहे वो आरओ एआरओ का एग्जाम हो या किसी भी कंडीशन का एग्जाम है, हम उसको निकाल सकते हैं। प्री एग्जाम को निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन हमें किसकी जरूरत होती है? एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है कि हम सही डायरेक्शन को कंप्लीट वे में देख लें। तो आज से जो पॉलिटी की जो क्लासें रहेंगी, वो किस शेड्यूल के साथ रहेंगी, कैसे कैसे हम चैप्टरों को कंट्रोल करेंगे, कैसे हम 20 से 22 दिन में पूरी पॉलिटी को समाप्त कर लेंगे। क्योंकि अभी हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स की क्लासें भी रहेंगी। आपकी 1 जनवरी से आपकी कई सारी क्लासें आने वाली हैं। नंबर 1 क्लास आपकी लुसेंट बुक पे हम बात करेंगे हिस्ट्री की। बात लुसेंट बुक की होगी, लेकिन जितनी भी आपकी डिटेल एनालिसिस होगी वो भी सब उसी क्लास में होगी। तो इधर हमारी संविधान की क्लासें चलेंगी, उस साइड से रूटीन हमारा चलेगा, वो आपके लगातार क्लासें चलेंगी। ठीक है, हिस्ट्री की तो 2 कवर कर लेंगे। साइंस को हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उन सभी को भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम समझेंगे कि जो हमारा संविधान पढ़ने का जो तरीका है, आप लोगों ने कई बार संविधान पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको तरीका सही था? हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे नोट्स भी हों संविधान के, लेकिन आज से जो हम तरीका अपनाने वाले हैं, संविधान को किस वे में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। कैसे हमने आपके लिए सिलेबस को तैयार किया है, कितनी मेहनत इस सिलेबस पे की गई है। तो आप अगर संविधान की सभी क्लासें देखेंगे, तो बिलीव रखिएगा, आने वाले पेपर में आपका संविधान से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसा प्रश्न यहाँ पर आपको कराया जाएगा, वैसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा भी जाएगा। ठीक है? तो बातें तो होती रहती हैं हमारी, हमेशा होती रहेंगी, पढ़ेंगे फिर भी होती रहेंगी। लेकिन अब कुछ दिन हमारे एग्जाम के बचे हैं, और आप एग्जाम पर बिल्कुल एकदम माइंड को लगा दीजिएगा कि एग्जाम हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब भी हो आपका एग्जाम, तब हमारा पेपर निकल जाना चाहिए। लेकिन एग्जाम से पहले पहले हम पूरे सिलेबस को कंट्रोल भी कर लेंगे। ठीक है? तो अब देखते हैं कि सिलेबस में क्या रहने वाला है, कैसे संवैधानिक ढांचा होता है, जैसे किसने संविधान को लिखा, किसने संविधान को लिपिबद्ध किया, इसका जनक कौन था, किसने किसने लिखा संविधान को, ये सब बातें आपके संविधान में आती हैं। किस पेन से लिखा गया, लिखने के लिए संविधान में क्या क्या लिया गया, कितना रुपए पैसा लगा संविधान में, ये सब बेसिक जानकारी अगर आप एक तैयारी करने आए हैं यूपी पीसीएस की, तो आपको पता होगा। एसएससी की तैयारी करते होंगे, फिर भी आपको पता हो कुछ यूनिक पॉइंट जो होते हैं वो सभी को पता होते हैं आपके। ठीक है, लेकिन अब पेपर क्या होता है, हट के आता है। पहले यूनिक पॉइंट से पेपर आता था, लेकिन अब यूनिक पॉइंट से नहीं, अब डिटेल एनालिसिस से ही पेपर आपका बनता है। तो आज की क्लास में देखिएगा, आज की क्लास में हम देखेंगे भी और सिलेबस को कंप्लीटली समझेंगे, जो कि हमारा सिलेबस है किसका, संविधान का। ठीक है, तो सिलेबस देखिएगा, आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की आज हम बात करेंगे, यानी कि इसकी बात आज हम करेंगे।
ठीक है। पीडीएफ की आप लोगों को बहुत सारी चिंता रहती है, तो पीडीएफ आप कहाँ लेंगे, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा और आप पीडीएफ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और आपको टोटल, आपको वैसे आपको पीडीएफ जो आपका कमेंट्स बॉक्स हुआ उसके नीचे आपको एक पीडीएफ मिलेगी रिटन बाय की। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आज की जो प्रस्तावना की अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ से हम बात करेंगे संवैधानिक ढांचा हमारा है आखिर क्या, संवैधानिक ढांचे में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो संवैधानिक ढांचे में आपको सभी को पता है कि केशवानंद भारती बनाम जब एक आपका संशोधन हुआ था 1973 में, तब उसमें कहा गया है कि मूलभूत ढांचे को क्षति नहीं पहुंचेगी। तो उसी के कारण ये सब कुछ बना है हमारे संविधान में। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर हम बात करें कि हिस्ट्री का अंतिम टॉपिक, यानी कि जो हमारे इतिहास का अंतिम टॉपिक है, वो संविधान के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ताज का शासन, कंपनी की समाप्ति, भारत में गवर्नर जनरल, ये सब किसके टॉपिक हैं, ये सब आपके हिस्ट्री के टॉपिक हैं। लेकिन हिस्ट्री के अंतिम टॉपिक की बात करेंगे और आपके संविधान के पहले टॉपिक की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो देश हुआ था वो कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारा देश रिपब्लिक कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। ये भी सभी को पता है। लेकिन संविधान बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। ये संविधान के बनने की तारीख है, ठीक है। ये संविधान के बनने की तारीखें हैं आपके यहाँ पे। संविधान मेकिंग हो गया, ये संविधान लागू होने की तारीख है, और ये देश आजाद होने की तारीख है। तो तारीखें भी संविधान में आपके बहुत सारी तारीखें हैं, कम से कम 12 से 13 तारीखें होती हैं। और एक सेपरेट वीडियो भी आपको तारीखों के अकॉर्डिंग आपको बनाया जाएगा, जिसमें 15 से 16 तारीखों की हम बात करेंगे, ओवरऑल जितना भी आपका संविधान है, ठीक है। तो संवैधानिक ढांचे में क्या, इतिहास का जो अंतिम टॉपिक है वो आपके संविधान का पहला टॉपिक है, ठीक है। संविधान का क्या पहला टॉपिक है। अब यहीं पे अगर हम बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, क्या आता है इसमें, अधिनियम हमें पढ़ने हैं, यानी कि हमें एक्ट पढ़ने हैं इसमें। फिर संविधान का निर्माण, कैसे हमने संविधान का निर्माण किया, किस तारीख को संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर आपका तैयार हो गया, राइट। सभी को पता है संविधान की प्रमुख विशेषता, यानी कि ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप संविधान की प्रमुख विशेषताओं में ये सभी टॉपिक आपके आते हैं, ठीक है। तो संविधान में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे संविधान की प्रस्तावना की बात करें, प्रेमबिल क्या है, हम भारत के लोग हैं, भारत में रहते हैं, ये सब हमारा क्या है, प्रेमबिल है, यानी कि प्रस्तावना क्या है, प्रेमबिल है। संघ व इसका अधिकार क्षेत्र, अगर हम संघ की बात करेंगे तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 36, यानी कि जितना भी हम पढ़ते हैं वो सिर्फ 36 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, 36 के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास में सिटीजनशिप आ गई, यानी कि नागरिकता आ गई। फिर फंडामेंटल राइट्स आपके आ गए, यानी कि मूल अधिकार आ गया। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके आ गई, डीपीएसपी जिनको हम बोलते हैं। फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आ गए, यानी कि मौलिक कर्तव्य आ गए। फिर अमेंडमेंट आ गए आपके, संविधान संशोधन। संविधान की मूल संरचना, तो क्या इनको सबको एक ही में पढ़ लेंगे, नहीं भाई, एक में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है, संवैधानिक ढांचा। और संवैधानिक ढांचे में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। शुरुआत में ये जो क्लास नंबर आपकी जो 1 होगी, उसमें हम 3 चीजें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करेंगे, संविधान के निर्माण को प्रस्तुत करेंगे, और आपकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लास नंबर 2 में हम क्या करेंगे, क्लास नंबर 2 में हम उन दो को देखेंगे, ठीक है। ये क्लास नंबर हमारा 2 हो गया। उसके बाद हम 3 में किसे देखेंगे, नागरिकता और मूल अधिकारों को देखेंगे। उसके बाद 4th क्लास में हम किसे देखेंगे, मूल कर्तव्यों को देखेंगे। फिर हम संविधान संशोधन और संविधान की मूल संरचना से जितना भी प्रश्न हमारा बनेगा वो सब हम देखेंगे। तो हम टोटल कितनी संवैधानिक ढांचे के ऊपर कितनी क्लासें करने वाले हैं, 6, यानी कि 5 क्लासें हम करने वाले हैं। टोटल ओवरऑल 5 क्लासें हमने कर दी।
अब अगर 5 क्लासें हमने कर दी तो देखिएगा एक क्लास हम ये रखेंगे कि इन सभी के ऊपर जितना भी प्रश्न बनता है, ठीक है, पहले हम इन सभी के प्रश्न देख लेंगे, उसके बाद एक और वीडियो लेंगे हम और जिसमें हम सभी के सभी प्रश्न आपको दिखा देंगे कि भाई इतने इतने प्रश्न हमारे बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिएगा, यानी कि संवैधानिक ढांचे से आप कितनी वीडियो पढ़ने वाले हैं? 6 क्लासें आप संवैधानिक ढांचे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई जो भी आपकी बात है ना, वो आपके 25 से 30 प्रश्न यानी कि 22 से 23 प्रश्नों की हमें तैयारी करनी है और हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो हम नहीं कर सकते, गारंटी तो आप ही के ऊपर निर्भर करेगी कि आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है, आप जितना पढ़ेंगे उतना हमारा प्रश्न एकदम सक्सेसफुल होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ेंगे वही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो हम इसकी 6 वीडियो यानी कि संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत हम 6 वीडियो की बात करेंगे, 6 वीडियो की बात करेंगे, 6 वीडियो को हम देखेंगे। अब ये तो हमारी 6 वीडियो यहाँ से हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिएगा सरकार की सिस्टम आपके आ गया, यानी कि सिस्टम और गवर्नमेंट का आ गया, यानी कि सरकार की जो पद्धति है, किस प्रकार से सरकार हमारी कार्य करती है, कितने हमारे सरकार के अंग हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, ये सभी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, संसदीय व्यवस्था आपकी हो गई, संघीय व्यवस्था हो गई, केंद्र राज्य के बीच संबंध कितने अच्छे हैं हमारे, ये भी हम देखेंगे, अंतर्राज्यीय संबंध भी देखेंगे और आपातकालीन प्रबंध भी देखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी हम 2 से 3 क्लासों में समाप्त कर लेंगे टोटल ओवरऑल, ठीक है, अप्रॉक्स 2 ही क्लासों में हम इसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है। सरकार की जो भी सिस्टम है, सरकार का जो भी सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम है, इसको हम समाप्त कर लेंगे कितनी, 2 क्लासों में, यानी कि 6 और 2 कितनी हो गई, 8 क्लासें आपकी हो गई, ठीक है। संविधान देखिए कितने प्यार से हम आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद देखिएगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समिति हो गई, संसद हो गई, संसदीय समितियां हो गई, उच्चतम हो गई, न्यायिक हो गई, न्यायिक सक्रियता हो गई और जनहित याचिका हो गई। तो यानी कि आपके जो टॉपिक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 टॉपिक में ऐसा करेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, फिर इसमें 3 को ले लेंगे, फिर इसमें ले लेंगे आपके 2 को, ठीक है, फिर यहाँ से कंप्लीट यहाँ से कर लेंगे 4, यानी कि 4 से 5 क्लासें यहाँ से बनने वाली हैं। ये आपके यूपीएससी तक की तैयारी कराएगा, छोटी कंपटीशन से लेके बड़ी कंपटीशन की ओवरऑल तैयारी कराने वाला है क्लास आपकी, इसमें संविधान के अंतर्गत, ठीक है। इतनी क्लासें हम यहाँ से देख लेंगे। अब आपके प्रश्न ये भी आ सकता है, जैसे केंद्र सरकार में कौन शामिल नहीं है, केंद्र सरकार किस भाग में है, कौन शामिल नहीं है, ये भी प्रश्न हमारे बनते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडलीय क्षमता, ये सब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसमें हम डिटेल भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आती हैं, किस प्रकार से नहीं आती हैं, ठीक है। अब इनसे भी प्रश्न बनता है कि जनहित याचिका कहाँ से ली, न्यायिक याचिका सक्रियता क्या है, जनहित याचिका क्या है, उच्चतम न्यायालय तो आना ही आना है प्रश्न आपके, ठीक है, संसद से भी आपके आना है प्रश्न। अब देखिएगा, इसी प्रकार हम बात करेंगे किसकी, ठीक है, राज्य सरकार की बात चलिए कर लेते हैं। अब राज्य सरकार की भी अगर यहाँ से हम बात कर लें, तो राज्य सरकार में आप लोग जानते हो, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय होगा, वहां पर उच्चतम न्यायालय था, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा तो दिया गया था, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान अभी भी है, पहले भी थे। जम्मू कश्मीर से क्या बन गया, लद्दाख बन गया, इसको भी देखें किस प्रकार से बना। फिर हमारी स्थानीय गवर्नेंस आती है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट आती है, ठीक है, जो आपकी लोकल गवर्नेंस होती है, जहां पर पंचायतों के चुनाव होते हैं। तो पंचायती राज और नगर निगम की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले समझने की बात है कि आप समझेंगे तभी आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, अगर आप ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो आपको समझना पड़ेगा, किरदार निभाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बगैर किरदार के निभाए आप लोग पढ़ जाओ आगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी इसके लिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो इसमें 2 टॉपिक आपके आते हैं, ठीक है, कितने टॉपिक आते हैं आपके, 2 टॉपिक आपके इसमें आते हैं।
ओके, अब हम सिलेबस अभी देख रहे हैं। अभी सिलेबस में आपका 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, 7 पॉइंट पे हम आ चुके हैं। और 7 पॉइंट पे देखिएगा, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था पेपर में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो हमारी संवैधानिक निकाय हैं, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। और सबसे ज्यादा चर्चा क्या की जाती है, यानी कि निर्वाचन आयोग हो गया आपका, लोक सेवा आयोग हो गया यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग जिसका हम पेपर देने जा रहे हैं, फाइनेंस कमीशन हो गया, वित्त आयोग, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल जातियां हो गई आपकी, ठीक है, भाषीय अल्पसंख्यक हो गए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, राज्य का अधिवक्ता। तो इसमें भी यहीं से भी एक प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बनेगा यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आपको ये भी प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो आपको ये भी बताना है कि यहाँ से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखिएगा, एडवोकेट जनरल हो गया, महान्यायवादी हो गया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, ये सब क्या है आपके, इन सभी की अगर हम बात करेंगे तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं आपके। कैसी हैं, संवैधानिक निकाय हैं ये सभी, ठीक है। तो आपको भी याद रखना होगा कि ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। तो प्रश्न ये भी बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। हमने संवैधानिक निकाय के लिए कम से कम देखिएगा, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ तक अच्छी खासी हमारी 7 से 8 क्लासें रहेंगी इस पर बेस्ड, क्योंकि बहुत सारे, अब देखिएगा यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ से तो पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर आप पेपर उठाइएगा, ये चारों में विशेष दर्जा दिया गया एग्जाम को यहाँ से विशेष दर्जा प्रोवाइड किया गया है कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं। ये सभी बातें यहाँ पर ध्यान में रखकर बनाई गई हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग अगर लगातार पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप लोग लगातार पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन रोटी खा के सो गए, है ना। सोना तो है, लेकिन 24 घंटे हमारे पास में होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24। अगर 24 आवर्स हमारे पास में होते हैं तो देखिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे घूमना है। बहुत सारे आपने देखे भी होंगे कि भाई टोटल ऐसे हैं कि 24 घंटे आप फोन चलाते रहोगे। देखिएगा, अगर आपके फोन में 2 GB डाटा आता है पर डे कितने GB डाटा, अगर पर डे आपके फोन में 2 GB डाटा आता है तो क्या करेंगे आप। अगर पर डे आपके फोन में 2 GB डाटा आता है तो देखिएगा, कम से कम आप लोग 4 से 5 घंटे, जहाँ पर इंटरनेट अच्छा होता है वहां से 4 से 5 घंटे, और जहाँ इंटरनेट अच्छा नहीं होता वह 5 से 6 घंटे आप लोग किसमें, फोन में बर्बाद कर देते हो। फोन का यूज करिएगा, मोबाइल का यूज बिल्कुल करिएगा, लेकिन तीन क्या है, सिर्फ पढ़ाई के लिए, बात करने के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील देखने के लिए मत करिएगा, क्योंकि रील देखने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। पढ़ाई करने के लिए 28 29 30 साल तक की हमारी एज है, 32 साल तक हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए टीचिंग करना है तो आप भाई कुछ भी करिएगा, लेकिन मेरा मानना है कि 27 28 साल तक अगर आप नौकरी ले लें, बल्कि इससे पहले अगर गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाए तभी आपके लिए बेस्ट है। वरना तो फिर बूढ़े हो जाओगे, क्या करोगे गवर्नमेंट जॉब का, फिर तो सिर्फ रुपये ही ले पाओगे, सैलरी ले पाओगे उसकी, है ना। तो अभी आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप बाद में करेंगे तो फिर तो बेकार हो जाएगा आपका मामला, फिर तो सिर्फ कुछ नहीं होगा दुनिया में, है ना। तब तक शादी भी हो चुकी होगी, बहुत सारी कंडीशन भी आपके सामने प्रस्तुत हो गई होंगी, बच्चे भी हो गए होंगे। तो इसलिए अभी बोल रहा हूँ कि अभी फ़ोन को साइड में रख दीजिएगा, फिर आराम से आप फ़ोन चलाइएगा, जहाँ भी आपका ऑफिस है, 7 8 घंटे की ड्यूटी आपको करनी है, और आराम से आप लोग घर पे जाइएगा और दिन भर आप इंस्टाग्राम रील देखिएगा, फेसबुक की रील देखिएगा, यूट्यूब पे पूरे दिन चलाइएगा। भारत में इतनी ज़्यादा रीलें हैं कि अगर आप पूरे 365 दिन भी फ़ोन में उँगली करते रहेंगे ना, तब भी रील वो ख़त्म होने वाली नहीं है। इतनी रील है, इतना फ्री इंसान है भारत में कि अगर रील जो है ना, रील अगर लगातार आप चलाते रहो ना, 365 दिन नहीं, 365 साल तक चलाते रहो ना, फिर भी रील समाप्त होने वाली नहीं है। इतनी रीलें आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल सोशल मीडिया का उपयोग करिएगा। हम आप भी सोशल मीडिया से ही जुड़े हैं, लेकिन अपने करियर के माध्यम से कीजिएगा। जिसका करियर वहाँ पर है वो प्रोग्रेस करेगा, जिसका करियर वहाँ पर नहीं है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 7th अटेम्प्ट हम पूरे कर चुके हैं, अब हम 8वें पे चलते हैं। 8वां क्या कहता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय या असंवैधानिक निकाय, ठीक है। अब देखिएगा, ये सब गैर असंवैधानिक निकाय हैं आपके, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है,
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देखिएगा, ठीक है। और ये भी पूछा सकता है पेपर की निम्नलिखित में से कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके है, ठीक है। तो देखिएगा, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, ह्यूमन राइट्स, राज्य के लिए मानवाधिकार हो गया, राष्ट्रीय सूचना आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया, सत्कर्ता आयोग हो गया, अन्वेषण आयोग हो गया, लोकपाल और लोकायुक्त भी हो गया, ठीक है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बनने वाले हैं, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। उसके बाद में अब आगे बढ़िएगा, 9th पे चलते हैं। गैर संवैधानिक आयाम हो गए, बॉडीज हमारी हो गई, यानी कि सहकारी समितियां, राजभाषा, लोक सेवाएं, अधिकरण, ट्रिब्यूनल, सरकार के अधिकार व दायित्व, यानी कि सरकार का भी हम दायित्व पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमारी सरकार का दायित्व है, क्या कंडीशनें हैं सरकार की, कैसे कोऑपरेटिव कमेटी यानी कि सहकारी समितियां कार्य करती हैं, किस संशोधन के तहत रखी गई थी। उसके बाद राजभाषा क्या है, आपको बता दें भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा लोग बता देते हैं हिंदी है, लेकिन भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की नहीं लेकिन राज्यों की राजकीय भाषा होती है। आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें 343 की अगर बात करें, तो उसमें कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी आपकी, देवनागरी होगी। उसको हम समझेंगे कि भारत में राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं है, क्या उद्देश्य था राष्ट्रीय भाषा ना रखने को, राजभाषा का ही दर्जा क्यों दिया गया, क्योंकि राजभाषा अधिनियम बनाया गया, राष्ट्रीय भाषा अधिनियम नहीं बनाया गया। आप अगर बता सकते हैं तो बताइएगा कि राजभाषा अधिनियम जो है वो किस वर्ष बनाया गया था और किसकी अध्यक्षता में वो बनाया गया था। इसीलिए गांधी जी ने कि एक समर्थन दिया था राजभाषा बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं संविधान में जिनको समझना पड़ेगा। बार बार किताबें पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बुक्स भी आप पढ़िएगा, लेकिन ऑथेंटिक बुक्स जो आपके लिए बेहद अच्छी लगे, है ना। स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या रहती है कि सर कौन सी बुक है, मेरा तो मानना यह है कि जो आपको अच्छी लगे, जिसका पृष्ठ अच्छा हो, जो देखने में अच्छी लगे, उसी को पढ़ना है। आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं, किताब के विपक्ष में विपरीत चाहिएगा। आप किस महिला को देखना पसंद करेंगे, जो सुंदर होगी, जो क्वालिटीदार होगी, जिसमें कुछ ना कुछ गुणवत्ता होगी, उसी को तो देखना पसंद करेंगे। हर महिला को तो देखना पसंद नहीं करेंगे ना। और हो सकता है कि आजकल के युवा जो है वो हर महिला को समझते हो कि हर महिला ही मेरी है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि आपको वही बुक लेनी है जो आपको पसंद हो, क्योंकि वही बुक आपको इसलिए पढ़ेंगे आप। आपने ऐसा नहीं है कि दोस्त से फोन लगा के पूछा, हेलो बाबू, हाँ भाई कौन सी बुक ले ले संविधान की, आप कौन सी पढ़ रही हो, तो आपको पता नहीं वो बुक पसंद आया ना आए। लेकिन आपको हमेशा वही बुक्स लेनी है जो आपको पसंद आए, ठीक है। तो जो आपको पसंद आए उस पर आपकी क्या होगी, क्षमता होगी, पढ़ने की कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होगी कि इस बुक को हम जल्दी से जल्दी निपटा दें। अब वही बुक आप ले आए, आपको पसंद ही नहीं आई उस चीज़ की, पसंद चीज़ से ही हमेशा पढ़िएगा। उस टीचर से पढ़िएगा जो पसंद हो, उस टीचर से ना पढ़िएगा जो पसंद ना हो, ठीक है। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा उससे ना पढ़िएगा, उस टीचर से पढ़िएगा जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि हमारा जो है आपकी राजनीतिक गतिशीलता, है ना। भारत में आजकल बहुत ज्यादा आपके चल रही है राजनीतिक गतिशीलता, और हमेशा से इस चलती आ रही है, क्योंकि राजनीति के बगैर देश भी अधूरा है। तो वोट डालना जरूरी है हमारे लिए, हमें वोट डालना जरूर चाहिए। अगर वोट हम नहीं डालेंगे तो हमारी कहानी कैसे चलेगी, ठीक है। ये राजनीतिक दल कितने हैं ये भी देखेंगे, निर्वाचन हम यहाँ भी देख सकते हैं, मतदान का बिहेवियर भी देख सकते हैं, चुनाव कानून भी देख सकते हैं, चुनाव सुधार भी है, दल प्रवर्तन कानून है, दबाव समूह है, राष्ट्रीय एकता है, विदेशी नीति है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में विदेश नीति का भी एक लक्ष्य है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक आर्टिकल है, यानी हम कह सकते हैं अगर अनुच्छेद नंबर 51 की बात अगर हम करें, तो 51 आपका अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान में एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो आपके फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, यानी कि विदेश नीति से संबंधित है। इसके अंतर्गत आएगा आपके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आपका आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो ऐसा एकमात्र अनुच्छेद है
जो कि विदेश नीति से संबंधित है, और इसमें मात्र इतना ही हमें पढ़ना है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 51 आपका डीपीएसपी का जो पार्ट है वो आपके विदेश नीति से क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो यहां तक की हमारी कहानी थी अभी की, यानी कितने हो गए आपके 10, और 10 में मैंने आपको पूरा का पूरा संविधान समझाया है कि किस प्रकार से हम देखेंगे संविधान के क्रियाकलापों को। ये सब आपके पॉइंट हैं। ठीक है, तो किसने हम संविधान के क्रियाकलापों को यहाँ से देख सकते हैं और कैसे कैसे हम संविधान को आगे स्टडी करेंगे। आप थोड़ा सा स्टडी का पॉइंट समझ लीजिएगा कि स्टडी हम किस प्रकार से करें। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं अपने, समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपका एग्जाम नजदीक आएगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन प्रेशर को कंट्रोल करके रखना। कंट्रोल कौन करेगा? एवरेज पढ़िएगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज भाई होता है जिसमें दोनों ओर समान वेट हो। अगर एक तराजू लेते हैं तो एवरेज अगर निकलना है तो इधर भी 1 किलो है तो इधर भी 1 किलो होगा। अगर इधर 1.5 किलो है और इधर 1 किलो है तो वो एवरेज नहीं होगा। ठीक है, एवरेज औसत, यानी कि आप लोग पढ़ते होंगे गणित में। ठीक है, जो बच्चे गणित पढ़ते हैं उनको पता ही होगा। तो एवरेज क्या है? एकदम बराबर होना चाहिए एवरेज को। तो एवरेज को अगर हम बराबर करेंगे एक प्रकार से, तो स्टडी हमें डेली रूटीन पे करनी है। ऐसा नहीं है कि स्टडी हम 3 दिन पढ़ लिए 10 घंटे और फिर हमने 4 दिन गोल कर दिया। ठीक है, उसमें आप लोग सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, हमें डेली बेस पे स्टडी करनी है, और डेली बेस पे कम से कम 4 से 5 घंटे डेली बेस पे स्टडी कर लीजिएगा। आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई आपका हो जाएगा, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो या वो आरओ का हो, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो। आप अगर क्वालिफाई नहीं तो 1 साल अगर आप पहली साल पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नज़दीक तो पहुंच ही सकते हैं। अब बिल्कुल भी आपके कई सारे मित्रों ने, लोगों ने इस बात को रखा भी है कि हम पहले ही अटेम्प्ट में पास हो गए, अब पूरा आपके डीएम मजिस्ट्रेट जो भी आपके बन रहे थे वो सब कुछ हमारे बन गए। ठीक है, ऐसे भी आपके पक्ष में होंगे कुछ लोग। आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, सिटी में जाके तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनसे आज तक प्रीलिम्स भी नहीं निकला। तो आप किसी से अपने आप को आकीजिएगा मत कि मैं कमजोर हूँ। हर पढ़ने वाला व्यक्ति होशियार है, अपने में एक महारत है उसके अंतर्गत। ठीक है, अगर लोगों को बताएंगे कि तैयारी करते हैं तो लोग बाद में जाके क्या करेंगे? मजाक बनाएंगे कि भाई आ गए डीएम साहब। अगर आपने बताया कि दिल्ली जाके या बम्बई जाके, बम्बई में तो कोई पढ़ता नहीं, हीरो हीरोइन से बनने जाते हैं, तो बम्बई को नाम यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दिल्ली जाइएगा, इलाहाबाद जाइएगा, ठीक है, और आप वहां जाके घर से दूर रहते हैं, पूरे गांव को पता होता है कि आप डीएम बनने गए हैं, आपने यूपीएससी की तैयारी करी है, आप एसडीएम बनने गए, पीसीएस की तैयारी आपने की है। लेकिन जब वहां से हमारा सिलेक्शन नहीं होता, या जब हम 2 साल तक वहां रहते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तो जब हम गली में निकलते हैं ना अपने गाँव के, तो गाँव वाले क्या कहते हैं? बोले आ गए डीएम साहब भाई। तो जो शर्म जो हमें लगती है ना, बहुत ज्यादा लगती है, तो वो शर्म को आप लोग हटाना है। और हटाना कैसे है? इंटरनेट यूज करके नहीं हटाना है, रील देख के नहीं हटेगी वो शर्म, ना बाबू सोना करके हटेगी वो शर्म। वो शर्म सिर्फ पढ़ के हटेगी। और जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोग ज्ञान हासिल होगा। नौकरी के लिए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़िएगा ज्ञान के लिए। तो जितना आपको ज्ञान हासिल हो जाए वो आपके लिए है, और जितना आप ज्ञान हासिल करेंगे तो आपके बच्चे होंगे, है ना, आगे भतीजे होंगे, जो भी होंगे उनको भी आप बता सकते हो कि भाई संविधान मैंने उस टाइम भी पढ़ा था, चेंज नहीं होने वाला है। अगर चेंज होता है तो कुछ फैक्ट होंगे जो आपके चेंज हो जाएंगे, तो वो भी कहेंगे पापा में तो दम है, चाचा में दम है। लेकिन आप लोग अगर जानते ही नहीं होगे, अगर मेहनत से पढ़े ही नहीं होगे, तो कौन चाचा कौन पापा, किसी को क्या पता कौन सा संविधान। ठीक है, तो पढ़ो, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि कोई भी माता पिता हमसे कहता नहीं है कि जाके गीता पढ़ लो। लेकिन मुस्लिम धर्म, अल्पसंख्यक धर्म, सभी के लोग जानते हैं कि जाओ बेटा कुरान पढ़ के आना है तुमको। लेकिन हिंदू धर्म के लोग अगर महाभारत पढ़ लेंगे ना, तो लोग भी कहेंगे ना महाभारत करा देगा घर में, जल्दी से पढ़ाई कर लो, चलो भाई पढ़ाई करते हैं, महाभारत नहीं करना अपने को। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को, यानी कि आज जो हमारे प्रश्न है वो इस 3 प्रकार के प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। ठीक है, आज जो हमारे प्रश्न है उसमें 3 प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। देखिएगा इसमें, अगर देखिएगा ये 3 प्रकार के प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। यहाँ से संविधान कैसे बना, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो आज हम इन 3 टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, यही प्रश्न आपके पेपर के हैं और आए भी हैं पहले भी, और फिर से आपके आने वाले भी हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों को हम देखते हैं
और आप लोग अच्छे से इनको रीड करिएगा, और रीड करने के बाद आराम से आप लोग क्लास देखिएगा कंप्लीट। और आपका सिलेक्शन की अगर मैं बात कर दूं तो आपका सिलेक्शन होके रहेगा, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के लिए भारत के राज्य सचिव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा इसमें बहुत सारे हैं और आपके लिए क्वेश्चन भी हमने अधिनियम से 10 से 12 प्रश्न यहाँ पर तैयार भी किए हैं अधिनियम से, जो आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि किस अधिनियम में। ठीक है, अगर भारत की अगर बात करेंगे, भारत के पहले पहले राज्य सचिव कौन थे? अगर भारत के पहले राज्य सचिव की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली भारत के पहले राज्य सचिव थे, और इन्हें जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था अधिनियम 1858 के तहत। अधिनियम 1858 के तहत इन्हें नियुक्त किया गया था। ये क्या था? इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इस अधिनियम में। ठीक है, क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो भाई जो 1858 का जो अधिनियम था इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता मैग्ना कार्टा इस अधिनियम को कहा जाता है। तो अगर ब्रिटिश की राज्य सचिव की बात करेंगे किस अधिनियम के तहत नियुक्त किए गए थे राज्य सचिव, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम राइट आंसर होगा। राइट, एकदम राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पहले राज्य सचिव की बात करें तो देखिएगा स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहते हैं किसको? इस अधिनियम को। इस अधिनियम ने क्या किया? 1 नवंबर 1858 को, इस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1858 को क्या बनी थी? इलाहाबाद कैपिटल बनी थी भारत की एक दिन के लिए। अब प्रश्न अगर आपसे कोई पूछता है कि इलाहाबाद को भारत की राजधानी किस दिन बनाया गया था, तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद को भारत की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। और जब स्वीकार किया गया था तो उस समय क्या था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग क्या थे? वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की बात करेंगे तो 1856 से लेकर 1862, तो 1856 से लेके 1862 जो कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का, तो ये जो 1858 का जो अधिनियम आया था इसमें दो बातें चेंज हो गई थी। जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, तो जो भारत का गवर्नर जनरल जो था उसे क्या बना दिया गया? उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय बना दिया गया। राइट, तो गवर्नर जनरल अब क्या बन गया? वायसराय बन गया। तो प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, किस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह बेहतर सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1858 के अधिनियम को जाना जाता है। ठीक है, तो वायसराय कौन बन गया? तो पहले वायसराय की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? पहले वायसराय थे। और लॉर्ड कैनिंग में अगर हम थोड़ा सा और मूव कर दें, हिस्ट्री की ओर अगर मूव कर दें यहां से, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में क्रांति भी हुई थी। 1857 की जो क्रांति थी वो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। और अगर हम यहां से बात करें कि भारत में आईपीसी इंडियन पैनल कोड किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था 1 जनवरी 1861 को। आईपीसी किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पोर्टफोलियो पद्धति को किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने ही शुरू किया था। पोर्टफोलियो पद्धति को किसने शुरू किया था? ये भी लॉर्ड कैनिंग ने ही शुरू किया था। राइट, मैंने आपको लॉर्ड कैनिंग से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। तो इसको भी लॉर्ड कैनिंग ने ही शुरू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा, राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, एकदम राइट बन रहा है आपका क्वेश्चन, और आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, और हम सभी को देखेंगे किसमें कौन सा काम किया गया, किसमें कौन सा काम हो भी सकता है, इन सभी क्वेश्चनों पे देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग पीडीएफ मिलेगी, परेशान ना होइएगा, पीडीएफ के लिए बहुत परेशान रहते हो।
तो पीडीएफ के लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलेगी, नंबर पे बस कांटेक्ट करिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उसका लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया? अभी हमने 1858 का अधिनियम पढ़ा था, ठीक है। अब जो हमारे फैक्ट हैं, यानी कि हमने देखा था 1858 का जो अधिनियम था, लॉर्ड कैनिंग के समय आया था आपके। किसके समय आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। इलाहाबाद को 1 नवंबर को राजधानी बनाया गया भारत की। इलाहाबाद को 1 नवंबर के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। और घोषणा पत्र पढ़कर भी सुनाया था। और 1858 को स्वतंत्रता का अधिनियम कहते हैं, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, यानी कि बेहतर अधिनियम के नाम से जाना जाता था, राइट। इतनी सी बात हमको पता है। तो क्या हुआ, स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कब? ठीक है, ताज का शासन समाप्त हो चुका था, और तो कंपनी का शासन पूरी तरह से क्या हो चुका था? समाप्त कर दिया था। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1858 का अधिनियम। इसने कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। रेगुलेटिंग की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, सर एलिजा इम्फे, एलिजा, ठीक है, सर इम्पे लिखते थे, सर इम्पे, ठीक है। इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। कहाँ बनाया गया? ये कोलकाता में। कहाँ बनाया गया? कोलकाता बनाया गया, ठीक है। तो एलिजा इम्फे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले मुख्य न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और अगर बात करेंगे कि कोलकाता की स्थापना किसने करी, तो कोलकाता की स्थापना जॉब चौरनाक ने की थी। कोलकाता की स्थापना किसने की थी? चॉप चौरनाक ने की थी, ठीक है। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा कई सारे पॉइंट देखे गए हैं। अभी और भी एक प्रश्न आपको मिलेगा 1858 के अधिनियम से, ठीक है। और उसमें 1858 का अधिनियम इंपॉर्टेंट भी साबित होता है, और इस बार उम्मीद है कि इस बार प्रश्न भी बन सकता है 1858 के अधिनियम से, ठीक है। अब देखिएगा, किस अधिनियम ने पिट्स इंडिया एक्ट में के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? अब किस अधिनियम ने पिट्स इंडिया एक्ट के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? पहला पॉइंट अगर हम यहां से देखें कि द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, तो लियोनेल कॉर्टिस को द्वैध शासन का जनक कहते हैं। पहला पॉइंट, द्वैध शासन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये नोट करिएगा कि द्वैध शासन का जनक हम किसे कहते हैं। उसके बाद देखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। तो 1784 में आया क्यों था? जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी आपकी कमियां थी, उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को शुरू किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 में शुरू किया गया था, लेकिन समाप्त किया गया था 1858 में। कब समाप्त किया गया था? 1858 में समाप्त किया गया था, 84 में शुरू किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट को शुरू क्यों किया गया था? क्योंकि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। किसे शुरू किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट को शुरू किया गया था। जो पहले जो शुरू हो चुका था, पिट्स इंडिया एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1858 के अधिनियम। आप देखिएगा, 3 प्रश्न मैंने आपको 1858 के अधिनियम से पढ़ाए हैं। अगर आपके पेपर में इस बार 1858 के अगर एक्ट से प्रश्न बनेगा, तो 1858 के अधिनियम से बिल्कुल प्रश्न बनेगा। और भी अब नेक्स्ट नियम देखते हैं कि कौन कौन से अधिनियम हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। अब चार्टर अधिनियम हो गए, बहुत सारे अधिनियम हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान पार्षदों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम ने बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान करी? वो भी किसको? विधान पार्षदों को, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिएगा, एक स्टेट होता है, स्टेट में क्या होती है आपकी? एक तो लोकसभा होती है, सॉरी, स्टेट में लोकसभा नहीं होती है, स्टेट में होती है विधानसभा,
क्या होती है? विधानसभा। स्टेट में एक तो विधानसभा हो गई आपकी, और आपकी विधान परिषद हो गई। ठीक है, क्या होगी? विधान परिषद। विधान परिषद पूरे भारत में 6 राज्यों में है। ठीक है, तो विधान परिषद, अब विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की शक्ति जो थी वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई? प्रश्न हमारा ये है। तो किस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी? बजट की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। फिर किसकी चर्चा की गई है? वित्तीय वित्तीय वार्षिक वित्तीय वार्षिक विवरण की चर्चा की गई है। ठीक है, तो बजट शब्द की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा कहीं भी नहीं की गई। किसकी चर्चा की गई? वित्तीय वार्षिक विवरण की चर्चा की गई है। और जो हमारा कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा होता है वित्तीय वार्षिक विवरण, और बजट शब्द की चर्चा पूरे भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं की गई है। ठीक है, अब प्रश्न है हमारा कि विधानसभा को तो शक्ति थी, लेकिन विधान परिषदों को शक्ति कब प्रदान की गई? तो विधान परिषदों को जो शक्ति प्रदान की गई वो प्रदान की गई थी इस अधिनियम में, 1892 के अधिनियम में। कब प्रदान की गई? 1892 के अधिनियम में इसकी शक्ति प्रदान की गई थी। किसको? विधान परिषद में। ठीक है, तो स्टेट में हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेट में आपके क्या होता है? विधानमंडल होता है। और विधानमंडल के 2 पार्ट होते हैं, आपकी विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा की अगर बात करेंगे तो इसका कार्यकाल आपके 5 वर्ष का होता है, और इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो आपके 25 वर्ष होती है। क्या होती है? 25 वर्ष होती है। अगर यहीं से हम विधान परिषद की बात करेंगे तो कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और जो इलेक्शन लड़ने की जो आयु होती है वो आपकी 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जब चर्चा करेंगे तो उस पर और भी अच्छे से चर्चा करेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर आपका ए वाला हुआ। ठीक है, याद रखिए कौन सा आंसर हुआ आपका? ए वाला। ठीक है, अब देखिएगा, भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को किस ब्रिटिश कानून के तहत सीटें आवंटित की गई? तो किस ब्रिटिश कानून के तहत सीटें आवंटित की गई थी? इसमें भी आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर 1892। क्या होगा आपका? 1892। ठीक है, 1892 के तहत ही सीटें भी आवंटित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो बजट पर चर्चा हो गई, और चुनाव ने पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को किस ब्रिटिश कानून के तहत सीटें आवंटित की थी, यानी कि सीटें मिलती हैं। अगर हमें चुनाव कराना है तो चुनाव तो सबके लिए होता है, और भारतीय संविधान में निर्वाचन, चुनाव को क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयोग कराता है। तो निर्वाचन आयोग को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए निर्वाचन आयोग की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में निर्वाचन आयोग है, और निर्वाचन में चुनाव होता है। तो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक किसकी चर्चा की गई है? ये अनुच्छेद है आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित। और हमारा मत डालते हैं हम, क्या डालते हैं? मत, उसको मतदान कहते हैं। तो मतदान करना हमारा कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। सब कुछ समझेंगे, है ना? जब निर्वाचन के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो निर्वाचन को डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग। अभी के लिए इतना सिर्फ याद रखिएगा कि कानूनी अधिकार है हमारा वोट डालना। तो वोट डालना कानूनी अधिकार है। ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों को किस वर्ष ब्रिटिश कानूनों में सीटें आवंटित की गई? आपका ऑप्शन नंबर 1892। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का प्रावधान नहीं है? अगर आप लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाए तो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, 1892 का प्रावधान है, 1892 का प्रावधान है। ये प्रश्न आपसे पूछा है उसने, क्या है आपके 1892? देखिएगा, भारत के राज्य सचिव की बात करेंगे तो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा 1858 के एक्ट से संबंधित है। पोर्टफोलियो की बात करेंगे, ये भी तो 1858 के प्रतिनिधि से ही संबंधित है नहीं है?
सांप्रदायिक प्रतिनिधि की बात करेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने परिषद के भीतर प्रवेश लिया। ठीक है, आप इस वाले प्रश्न को देखिएगा और आप इस वाले प्रश्न को देखिएगा। भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को किस बार ब्रिटिश कानून द्वारा सीटें आवंटित की गई, राइट। आइएगा इस प्रश्न पर चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से संबंधित नहीं है। चलिए, भारत के सचिव की बात तो हो गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रस्तुति पद्धति, पोर्टफोलियो, दो तो हमें पता है, तो दो तो आपके कट हो गए। अब इसमें बताइएगा क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने परिषद के भीतर प्रवेश किया, या प्रतिनिधियों को ब्रिटिश कानून के तहत सीटें आवंटित की गई। बात तो एक ही है ना। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर होगा डी। इसलिए मैंने ऐसा प्रश्न भी आपके लिए बनाया कि आप इसको हल करें और अपने दिमाग की जो बत्ती है ना उसको खोल लो, है ना। अगर दिमाग सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्वेश्चनों से तो फायदा नहीं है पढ़ने से। कितनी बार मैं बोल चुका हूं, आपका दिमाग जितना तेज चलेगा, जितना आप समझोगे, एकदम ईयरफोन लगा के सुनते हो तो माइंड वहीं पे रखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और सब कुछ क्वेश्चनों को देखिएगा। एग्जाम देने के बाद बताइएगा कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसलिए व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में और प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग को सेटलमेंट सही तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि ये तो हम पढ़ ही चुके ना, अगर उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसमें गलती है आप लोगों की, आप लोग गलती कर रहे हैं और आप लोग बार बार गलती ना करें, ये मेरा आपसे कहना है, ठीक है। तो आप लोग इतनी सारी गलती कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन आपने नहीं कर पाया तो फिर 1892 के अधिनियम और 1858 के जो हमने अधिनियम जो पढ़े हैं उसको पढ़ने से क्या फायदा मिला आप लोगों को, अपने मन में सोच के बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर में अब मान लीजिएगा एक प्रश्न आपके यूपीएससी पेपर का है, ठीक है, और क्या पीसीएस में प्रश्न नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और यूपीएससी पे भी मैंने प्रश्नों को सॉल्व कराया है, ऐसा नहीं है कि सॉल्व मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है। हर एक प्रश्न की जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी डिटेल एनालिसिस भी करता हूँ, क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि भाई पढ़ लिए बलनारन में काम हो गया। अगर यही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ जाए फिर क्या करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें पीसीएस का मेंस भी देना है, प्री भी देना है ना। और मेंस हम जब भी दे पाएंगे जब हमारा प्री क्वालिफाई होगा। प्री के लिए क्वेश्चन की तैयारी होती है, चैप्टर की तैयारी नहीं होती है, ठीक है। कम से कम 20 से 30,000 क्वेश्चन आप याद करिएगा, तब जाके कहीं प्री एग्जाम निकलेगा। इसमें करंट अफेयर्स भी बहुत बड़ा अस्तित्व रखता है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको निकालना है और ये क्वेश्चन जो जो निकालेगा उसका दिमाग एकदम वीडियो पे ही था, बिल्कुल देख रहा था, एकदम वीडियो को देख रहा था, भाई मैं देख रहा हूँ, है ना। टाइम है आप लोगों के पास में भी बहुत सारा, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार चुनाव के सिद्धांतों को औपचारिक रूप से पेश किया है। तो किसने पेश किया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किसने किया है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। अधिनियम 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अधिनियम बोला जाता है, इसी से सब कुछ है। इन अधिनियमों को हम डिटेल पार्ट में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे, उन सभी की हमने बात करते हैं। किसके द्वारा करा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। किस सुधार के नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं इसको। मार्ले सचिव थे, मिंटो कौन थे, आपके गवर्नर थे। मार्ले यहाँ पर क्या थे, सचिव थे, मिंटो यहाँ पर गवर्नर थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो औपचारिक रूप से यानी कि ए क्या थे, यहाँ पर गवर्नर थे, और ए यहाँ पर क्या थे, वायसराय थे, ठीक है। वायसराय किस अधिनियम के द्वारा बने, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा बने थे। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या बने थे, वायसराय बने थे, ठीक है। याद रखिएगा, लॉर्ड मार्ले मिंटो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश इंडिया अधिनियम ने एक प्रावधान रखा कि आईसीएस के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए? सेंट हेलेना अधिनियम, ये हमारे यहाँ पे आता नहीं है। 1813 का चार्टर अधिनियम, ये भी गलत है। 1853 का चार्टर अधिनियम, ये बिल्कुल ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। याद रखिएगा आईसीएस, आईसीएस पास करने वाले पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो आईसीएस पास करने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने 62 और 63 में क्वालिफाई किया था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था पूरे भारत में, एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन उसे उम्र विवाद के कारण हटा दिया गया था। क्या नाम था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन 1869 में इन्हें हटा दिया गया था। किसके कारण हटा दिया गया? उम्र विवाद के कारण इन्हें हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में भी आईसीएस की परीक्षा आयोजित की गई थी। अब हम आईसीएस को इंडियन सिविल सर्विस पहले बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते थे। और इंडियन सिविल सर्विस का जो जनक है कौन, किसे कहते हैं आप लोग? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडियन सिविल सर्विस का जनक कहते हैं। लेकिन आपको मैं इसमें भी प्रश्न निकाल के बताऊंगा तो आप लोग ये समझोगे ये प्रश्न कहाँ से बना है, कैसे गलत हो गया ये प्रश्न। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रश्नों पर किस तरह से वर्क करें, किस तरह से मेहनत करें, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो सिविल सेवा का जनक कहते हैं, सिविल सेवा का जनक कहते हैं, ठीक है। सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी, सिविल सेवा की नींव किस व्यक्ति ने रखी थी, तो सिविल सेवा की नींव रखने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंगस। वॉरेन हेस्टिंगस ने सिविल सेवा की नींव रखी थी, ठीक है। याद रखिएगा। और सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। इनकी जो समाधि है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी समाधि है, ठीक है। और ये देखिएगा सिविल सर्विस डे कब बनाते हैं? तो सिविल सर्विस डे हम 21 अप्रैल को बनाते हैं, ठीक है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बनाते हैं, 21 अप्रैल को हम, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो देखिएगा, यहाँ से अगर और भी बात करूं तो ये देखिएगा स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक भी कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक भी कहते हैं। किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे बनते हैं और डेली बेस पे बनते भी हैं आपके ऐसे सारे प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर हमने क्या देखा? तो इसका आंसर आपका आंसर नंबर सी एकदम राइट आंसर इसका हुआ, ठीक है। तो आंसर नंबर सी एकदम क्लियर आंसर है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? कह रहा है किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हो गई? तो किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि किस अधिनियम के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा अधिनियम की अगर बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और इसी में अधिनियम में पोर्टफोलियो पद्धति भी शुरू की गई थी, पोर्टफोलियो पद्धति भी शुरू की गई थी, ठीक है। 1861 वहां पे जो मैंने बताया था वो आप ये मत समझिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी, लेकिन अधिनियम 1858 था वो। ये भी 1861 अधिनियम है, तो ये भी शुरुआत किसके समय में की गई थी? ये जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में। और लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल है वो आपके 1856 से कितना है? 1862 है। 1856 से कितना? 1862 है उसका शासनकाल,
ठीक है, तो उनके समय में हुई थी 58 अधिनियम में नहीं, कब के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अभी साम्राज्य में क्या है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति 113 के आर्टिकल के अंतर अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल को भी शक्ति प्रदान है अध्यादेश जारी करने की। तो कुछ नहीं, इसको उल्टा करना है, 213 है। ठीक है, तो अब हमारे पास में दो ऐसे प्रमुख हैं जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 113 के 123 के अंतर्गत, और राज्यपाल 213 के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें हमने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट है। भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं आपके, तो भारत में मात्र एक सुप्रीम कोर्ट है, वो भी कहाँ पर है, आपकी दिल्ली में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है। और दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1861 याद रखिएगा। इस अधिनियम ने सिख, भारतीय ईसाइयों, अंग्ला भारतीय और यूरोपीय लोगों के लिए संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक, यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया है। किसने बढ़ाया है, 1858 में तो हमने देखा ही नहीं, 1919 है, 1909 में भी नहीं है, 1861 अभी हमने पढ़ा, किसमें है, 1919 में है। 1919 के समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इनका जो शासनकाल है वो 1916 से लेकर 1921 तक इनका शासनकाल रहा, चेम्सफोर्ड का। तो देखिएगा, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो किनके समय में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय यहाँ के वायसराय थे। ठीक है, तो देखिएगा, यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया गया, 1919 के अधिनियम में बढ़ाया गया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम में बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है कि पुलिस सुधार के लिए 1902 में किस आयोग द्वारा पुलिस आयोग की स्थापना की गई, तो 1902। अगर मैं 1902 की बात करें तो एक वायसराय जिन्हें हम कहते हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था 1899 से लेके 1905। ठीक है, 1899 से लेके 1905 जो शासनकाल था वो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बहुत सारा पॉइंट बना, जैसे कह सकते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या कह सकते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन को रखा गया था 19 जुलाई 1905 को, लेकिन पूरी तरह से जो एक्चुअल डेट थी वो 16 अक्टूबर 1905 को थी। तो एक प्रश्न और भी बनता है कि एग्जिट डेट क्या थी, 16 अक्टूबर 1905। कब किया गया था, 19 जुलाई 1905 को। इस समय बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो 1902 में लॉर्ड कर्जन रहा होंगे। अगर यहाँ पे वायसराय पूछता तो लॉर्ड कर्जन, तो किसकी अध्यक्षता में, फ्रेजर आयोग की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, फ्रेजर आयोग की अध्यक्षता में ये बात रखी गई थी। ठीक है, फ्रेजर आयोग की अध्यक्षता में। बटलर हो गया, हंटर हो गया, हंटर कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था हंटर कमीशन की सिफारिश पर। तो 1902 में पुलिस आयोग बना था, किसके समय बना था, लॉर्ड कर्जन के समय बना था। और बात कर ली हमने यहाँ से, तो फ्रेजर आयोग यानी कि एंड्रू फ्रेजर जो थे वो इसके प्रमुख थे। करें अधिनियम थर्ड 1872 किसके बारे में था, सामाजिक सुधार अधिनियम था, ज्यूरी था, राजस्व अधिनियम था, या कार्यकारी अधिनियम था। तो देखिएगा, सोशल रिफॉर्म था, यानी कि सामाजिक थे। तो सामाजिक सुधार से तो बहुत सारे लोग जुड़े थे भारत में। 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री में, 19वीं शताब्दी जो थी वो सामाजिक सुधार पर आधारित थी। ठीक है, किस पे आधारित थी, सामाजिक सुधार पर आपके आधारित थी 19वीं शताब्दी। ठीक है, जब 19वीं शताब्दी सामाजिक सुधार पर आई थी तो बहुत सारे सामाजिक सुधारक भी थे, जैसे दयानंद सरस्वती, ये भी आपके थे।
राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय, ऐसे बहुत सारे महासुधारक थे। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ये लोग क्या करते थे, इनका नाम उच्च था, इसीलिए 1872 की कहानी है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे समाजों की स्थापना की थी, देखेंगे हम इतिहास में कौन कौन सा समाज स्थापित किया था। ठीक है, तो आंसर आपको मिल ही गया होगा। करें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया था। करें निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कार्य हैं जो भारत की संविधान सभा के द्वारा लिखित थे, तो बताइएगा कौन से ऐसे कार्य हो गए। ठीक है, जो भारत की संविधान सभा के द्वारा आए थे, किसके द्वारा थे, भारत की संविधान सभा के द्वारा आए थे। तो देखिएगा भारत की संविधान सभा, चलिए पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं भारत की संविधान, भारत की संविधान सभा। ठीक है, तो देखिएगा संविधान सभा की बात करेंगे तो भारत की अंतिम संसद क्या थी, संविधान सभा थी, यानी कि भारत की अंतिम संसद। भारत की अंतिम संसद क्यों बोलते हैं हम इसे, भारत की अंतिम संसद जो थी उसे हम कहते हैं संविधान सभा। संसद जो थी वो थी आपकी संविधान सभा, क्योंकि संविधान बनने के बाद जो भी सभा होती थी उसको क्या कर दिया, विघटित कर दिया जाता था। तो भारत की अंतिम संसद क्या थी, संविधान सभा थी। पहली बैठक की अगर बात करें, फर्स्ट बैठक का, वही तो सभी को पता है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी कार्रवाई में। जब पहली बैठक हुई थी तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन बनाए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था क्योंकि सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष थे, उसके बाद वरिष्ठ व्यक्ति थे, उसके बाद द्वितीय हुई, द्वितीय में परमानेंट अध्यक्ष बना दिए गए 2 दिन के बाद। कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद जब थर्ड बात हुई, जब थर्ड हुई तो तारीख दे दी गई, लेकिन परमानेंट अध्यक्ष तो बन ही चुके थे। जब परमानेंट अध्यक्ष बन गए तो जवाहरलाल नेहरू आ गए यहाँ पर, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या दे दिया, उद्देश्य प्रस्ताव दे दिया। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उद्देश्य प्रस्ताव दे दिया। क्या दे दिया, उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ से ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव दे दिया, और जब उद्देश्य प्रस्ताव दे दिया तो, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव दिया था 13 दिसंबर को, लेकिन इसको पारित होने में लगी तारीख 22 दिसंबर 1947 को, 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य संकल्प जो था वो क्या हो गया, पारित आपका हो गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पारित हो गया आपके कब, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब प्रश्न हमारा ये बन रहा है कि भाई कौन सा कानून ऐसा है, ठीक है, जो बन रहा है आपके, देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, अगर डिटेल चर्चा की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी है चर्चा इनकी। ठीक है, अब देखिएगा सामान्य कानूनों को अधिनियमित किया गया, बिल्कुल किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, बिल्कुल। अब अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगर ठीक है तो इसमें कितना होता है राष्ट्र ध्वज, 2/3 होता है, यानी कि जो रेशियो होता है 3/2 होता है। ठीक है, इनका राष्ट्रीय ध्वज। भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव, अभी जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आर्टिकल नंबर 55 के अंतर्गत किया था। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित कर दिया गया किसको, भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। इनका जो आश्रम बना हुआ है जहां पर इनकी बॉडी को रखा गया था उसे कहते हैं सदाकत आश्रम, वो भी आपके कहाँ पर है, बिहार में है। और बिहार अभी भी गरीबी से जूझ रहा है। तो देखिएगा इसमें अगर बात हम करें कि कौन सा इसका सही आंसर रहेगा, तो देखिएगा सभी इसके सही आंसर ही हैं। ठीक है, सभी इसके क्या है, सही आंसर है, और ये पूछा गया था आपके यूपीएससी के पेपर में। ठीक है, अब राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया,
ये भी सब इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इनको। राष्ट्रीय गान क्या होता है, राष्ट्रीय गीत क्या होता है। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय, ठीक है, अगर हम यहां से राष्ट्रीय, चलिए राष्ट्रीय गान और बात करते हैं राष्ट्रीय गीत। ठीक है, राष्ट्रीय गान हो गया और राष्ट्रीय गीत आपका हो गया। अगर इसकी हम बात करें यहां से, तो देखिएगा राष्ट्रीय गान किसने गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस पुस्तक से लिखा, तो गीतांजलि से लिखा था, गीतांजलि से लिखा था। किस पुस्तक से लिखा, तो गीतांजलि से लिखा। और अगर यहां से अगर हम बात करेंगे, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा। और ये किस पुस्तक से लिया गया, ये आनंद मठ से लिया गया था। किससे लिया गया था, आनंद मठ से। तो ये आपके आनंद मठ से लिया गया था। और ये कहाँ से लिया गया था, गीतांजलि से लिया गया था। अब बात अगर करें कि राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें, तो देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो हमारा 3/2 होता है, यानी कि रेशियो आपकी लंबाई और चौड़ाई का हो गया। ठीक है। अब राष्ट्रीय गान में 6 छंद होते हैं आपके, कितने छंद होते हैं, 6 गण। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान में 6 छंद नहीं होते, राष्ट्रीय गीत में 6 छंद होते हैं। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो राष्ट्रीय गान को गाने में हमें समय लगता है 52 सेकंड का। ठीक है, कितना समय लगता है, 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय ध्वज। तो तारीखें आप याद कर लीजिएगा, इन दोनों को शामिल किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इन दोनों को शामिल किया गया था। ठीक है, दोनों को शामिल किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो बंकिम चंद्र चटर्जी तो आपके यहाँ पर हो गए, आनंद मठ भी पुस्तक आपकी हो गई। ठीक है, जिससे राष्ट्रीय गीत को लिया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कंफ्यूजन रहता है ना। गीतांजलि के लिए पहला पुरस्कार भी मिला, फर्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं आपके, नोबेल प्राइज के विजेता भी हैं कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपके फर्स्ट नोबेल पुरस्कार के विजेता भी हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा, डिटेल भी है, काफी आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था। तो भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था, मैंने आपको तारीख शुरुआत में ही बताई थी। देखिएगा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद अगर बात करेंगे, तो संविधान बनने में जो समय लग गया, कितना समय लगा सभी को पता होगा, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन होगा कि भाई 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में, यानी कि हम कह सकते हैं अप्रोक्स 3 वर्ष लगे थे। ये भी तो बोल सकते हैं कि अप्रोक्स कितने वर्ष लगे, 3 वर्ष लगे। संविधान में कितना खर्चा आया, 64 लाख रुपए खर्चा आया। जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो पहला सिग्नेचर किसने किया, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता सिग्नेचर करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर फर्स्ट वुमेन की बात करेंगे, फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने सिग्नेचर किया था संविधान पर, तो आपकी लीला राय। लीला रॉय पहली महिला थी जिन्होंने संविधान पर सिग्नेचर किया था। कहां से थी, असम से थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कहां से थे, तो बलवंत राय मेहता की अगर बात करेंगे, तो देखिएगा राजस्थान से थे। बलवंत राय मेहता राजस्थान से थे। तो ये भी पूछा सकता है कि राजस्थान से संविधान सभा में सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति कौन था, बलवंत राय मेहता थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर कर दिए थे। ठीक है, तो पहले व्यक्ति बलवंत राय मेहता और दूसरे व्यक्ति कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान तो बन गया था, संविधान को अंगीकृत भी कर लिया गया था। अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत इसी वक्त किया गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर संविधान की बात चली कि लागू कब किया जाएगा,
तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था गणतंत्र दिवस, और भारत एक क्या होगा, रिपब्लिक देश हो गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान यहाँ से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक है, अब प्रश्न हमारा यही है, तो आंसर भी हमारा यही है। ठीक है, कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1950, और 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। विधि, विधि शब्द आपको कानून को प्रदर्शित करता है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। कब बनाते हैं, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हो गया था संविधान। 26 नवंबर 1950 में भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं हुआ। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं हुआ था आपके। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन याद रखिएगा, लीला रॉय। ठीक है, अब जो भारतीय संविधान में 15 महिलाओं ने सिग्नेचर किए थे, किसने सिग्नेचर किए थे, 15 महिलाओं ने सिग्नेचर किए थे। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि पहली मुस्लिम महिला बताइएगा जिसने भारतीय संविधान में योगदान दिया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया और भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया इसको, हाथी को। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया गया। और किस शैली में लिखा गया, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस शैली में लिखा गया, तो इटैलिक शैली में लिखा गया था भारतीय संविधान। ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का प्रतीक क्या था, हाथी, और भारतीय संविधान किस शैली में लिखा गया, तो इटैलिक शैली में भारतीय संविधान को लिखा गया था। ठीक है, तो इटैलिक शैली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, ये लिखा गया था। ठीक, अब ज्यादा डिटेल इसकी नहीं पढ़ेंगे, इतने से ही आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिएगा कि मूल दस्तावेज तो हस्तलिखित किया गया था। तो हस्तलिखित जो मूल दस्तावेज को किया गया था वो किस प्रकार से था। ठीक है, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज हस्तलिखित था, किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नहीं भाई, भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, किसे कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने प्रारूप समिति भी बनाई थी, प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के बारे में अगर बात करेंगे तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। पेपर में आपके ड्राफ्टिंग कमेटी भी लिख के आता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। और अगर इसकी प्लस बात करेंगे तो इसे मसौदा समिति भी बोलते हैं, उसके भी अध्यक्ष थे। क्योंकि भारतीय संविधान में ये सभी व्यक्तियों के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि मसौदा समिति एक ऐसी समिति थी जिससे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो मसौदा समिति से ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। और ये जो समिति थी उसने भारतीय संविधान से बहुत सारे देशों से चर्चा की, 60 दिनों तक कुल बैठकें की, 144 कुल मिलाकर आपकी बैठकें हुई थी। उसके अकॉर्डिंग एक समिति में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति चुना गया, एक सबसे प्रमुख व्यक्ति जो अध्यक्ष उसके थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लेकिन मूल दस्तावेज नहीं है, मूल दस्तावेज नहीं है। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में 2-3 फैक्ट हैं तो आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। दूसरी, आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष। वैसे तो आपके एनी बेसेंट होंगी, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, आईएनसी की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन, सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार अच्छे से याद होगा। ठीक है, क्या हुआ, एक क्वेश्चन। अब प्रश्न पूछ सकता है कि मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित है, या कैलीग्राफर किसे कहते हैं, कैलीग्राफर किसे कहा जाता है। तो भाई कैलीग्राफर हम किसे कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहते हैं, सरोजिनी नायडू को कहते हैं, प्रेम बिहारी नारायण को कहते हैं। क्या आंसर लगेगा, प्रेम बिहारी नारायण। किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण।
तो प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान लिखने के लिए कितना रुपया लिया? इस बात का भी एक तत्व बनता है कि क्या प्रेम बिहारी नारायण ने फ्री में ही संविधान लिख दिया या कुछ चीजें मांगी थी कि भारत सरकार से ये डिमांड कर दी कि भाई ऐसा ऐसा करिएगा हमारे लिए तो हम आपके लिए संविधान भी लिख देंगे। ठीक है, लेके कौन आया था? ठीक है, जब मतलब भीमराव अंबेडकर इनको लेके आए थे तो इन्होंने क्या शर्त रखी, कितना रुपया लिया? तो देखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण जो व्यक्ति थे उन्होंने संविधान लिखने के लिए कोई भी रुपया नहीं लिया। पहली बात, पॉइंट नंबर 1, कोई भी रुपए नहीं लिया। ठीक है, उसने जो संविधान लिखा था प्रेम बिहारी नारायण में, उसमें 2 शर्तें रखी थी कि पहली शर्त ये है कि मूल संविधान की जो प्रतिलिपि है, यानी कि जो संविधान हमारे द्वारा हस्तलिखित है, उस पे हमारे हर पृष्ठ पे हमारा नाम होगा, यानी हर पृष्ठ पे प्रेम बिहारी नारायण लिखा जाएगा। और जब अंतिम जो पृष्ठ होगा उस पे हमारा भी नाम लिखा जाएगा और हमारे साथ में हमारे दादाजी का भी नाम लिखा जाएगा। तो दादाजी का नाम इनके क्या था? राम प्रसाद था। और राम प्रसाद की अगर बात करेंगे तो आप लोग जानते हो, महाराणा प्रताप की बात अगर करें तो महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसको चेतक कहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था, उस हाथी को अकबर, सम्राट अकबर कभी झुका नहीं पाए थे। तो उनका अगर नाम देखा जाए तो हाथी का नाम क्या है? हाथी का नाम भी राम प्रसाद है। इसीलिए संविधान में जो प्रतीक बना था, कौन सा प्रतीक बना था? प्रतीक क्या रखा गया था? हाथी रखा गया था। तो हो सकता है हाथी को इसीलिए रखा होगा कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था और इनके जो पिता जो थे, किनके? प्रेम भाई नारायण के, इनका भी नाम राम प्रसाद था, इसीलिए हो सकता है रख दिया हो वहां पर। ठीक है, ऐसे ही संदिग्ध है, फिलहाल कुछ इसका प्रूफ नहीं मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कभी अकबर कभी झुका नहीं पाया हाथी, राम प्रसाद उसका नाम था। तो पहली बात, प्रेम बिहारी नारायण ने हर पृष्ठ पर अपना नाम लिखा, लेकिन अपने अंतिम पृष्ठ पर संविधान की जो अंतिम प्रतिलिपि है, 251 पन्नों की जो प्रतिलिपि है, उसमें अंतिम पृष्ठ पर संविधान में अपना नाम लिखा और साथ में अपने दादाजी राम प्रसाद का भी नाम लिखा था। ठीक है, और यही उसका अस्तित्व था, कोई भी रुपए इन्होंने नहीं लिया था भारतीय संविधान लिखने के लिए। ठीक है, तो किसने लिखा था? कैलीग्राफर लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे? तो बिहार से थे, भारत के पहले और 2 बार राष्ट्रपति बने। 2 बार राष्ट्रपति बने भारत के। तो कब से? 1950 से लेके 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। कह रहे हैं संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको प्रारूप समिति पढ़ाई थी। देखिएगा, प्रारूप समिति मैं आपको फुल तरीके से समझाता हूं कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था। उसके 14 दिन के बाद एक समिति का गठन किया गया। 14 दिनों के बाद एक समिति का गठन किया गया जिसे हम कहते हैं प्रारूप समिति। कौन सी समिति कहते हैं? प्रारूप समिति कहते हैं उसको हम। तो वो समिति आपकी प्रारूप समिति थी। कितने? 14 दिन, यानी कि 14 दिनों के बाद एक समिति बनाई गई जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। उस प्रारूप समिति को कई सारे नामों से, जैसे मसौदा समिति, मसौदा समिति, ठीक है, और अगर बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, और हम इसको प्रारूप समिति भी कहते हैं। ठीक है, और भी अन्य सारे नाम होंगे लेकिन पेपर में यही नाम आते हैं। प्रारूप समिति हो गया, मसौदा समिति हो गया, ऐसी समिति भी इसको हम कहते हैं। अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने संघ समिति, जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? संघ समिति। संघ समिति जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर बात करेंगे तो उन्होंने प्रारूप समिति बनाई थी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। अब अगर बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो बहुत सारी समिति बनाई थी, जैसे नियम समिति, वित्त समिति, स्टॉक समिति। इसका सबका अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और मूल अधिकार समिति की बात करेंगे, मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, प्रांतीय समिति, ये सब किसने बनाई थी? डॉक्टर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इन्हें कहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो कैस किन्होंने ने उपाधि दी, तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। किसकी? बारदोली की महिलाओं ने। तो 14 दिन के बाद समिति का गठन हुआ था, और ये समिति आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है कि इसका गठन कब हुआ था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था। मैंने आपको कितनी डेटें पढ़ाई हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने आपको इतनी सारी डेटें अभी पढ़ाई हैं, है ना। वो सभी डेटें आपको मैं दोबारा से भी रिवीजन कराऊंगा इस चीज का, है ना। सेपरेट वीडियो सिर्फ डेटों पर ही लेके आएंगे। कितनी तारीखें हैं हमारे संविधान में, कहाँ कहाँ से हम तारीखों को लेकर आए हैं संविधान में, वो सब आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कौन सा संविधान कनाडा से लिया गया, ये तीसरा पॉइंट है हमारा। ठीक है, जो स्रोत है हमारे उनकी आज हम बात करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा से लिया गया है, तो मैं कह सकता हूं कनाडा। कनाडा से तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे अगर बात करेंगे, अपशिष्ट शक्तियां भी ली गई हैं। अपशिष्ट शक्तियां ली गई हैं, किससे ली गई हैं? आपके कनाडा से ली गई हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, गणतंत्र की अवधारणा होगी, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र, तो बिल्कुल ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है, ये सब अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से देखिएगा क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो उस कनाडा के संविधान से सबसे पहले तो हमने देखा आवश्यक, फिर देखिएगा संघीय व्यवस्था, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द की चर्चा नहीं है। ठीक है, राज्यों में राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, तो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से ग्रहण की गई है, तो कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, इतनी भी याद रखिएगा बात को। और तीसरा फैक्ट, चौथे फैक्ट की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार अधिकार क्षेत्र कहां से लिया हमने, तो आपके कनाडा से ही ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है? कनाडा से ही ग्रहण किया है। ठीक है, याद रखिए, कहां से ग्रहण किया? कनाडा से ही ग्रहण किया। राज्यों में राज्यपाल, ठीक है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, राज्यपाल को डिटेल में पढ़ेंगे। अपशिष्ट शक्तियां होगी, संघीय व्यवस्था होगी, समवर्ती सूची की बात करेंगे तो कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची को कहां से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था समवर्ती सूची को। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आपका हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो आपको ये तो वैसे ही पता होगा कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान की अगर बात करेंगे, आयरलैंड कैपिटल करेंसी भी आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हमने डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि आंसर हमारा क्या सही होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कहां से लिए हमने? यहीं से लिए हैं आपके आयरलैंड से। उसके बाद राज्यसभा में सीटों का नामांकन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का नामांकन भी लिया है, या राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी लिया हमने। ठीक है, तो पूरा लिख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी लिया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के? आर्टिकल नंबर 55 में। तो अनुच्छेद नंबर 55, तो 3 चीजें ली गई हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा, और वो 3 चीजें आपकी यही हैं। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ये 3 चीजें आपकी ली गई हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। डीपीएसपी लिएगा,
तो अब हम देखेंगे कि जो समवर्ती सूची है आपकी वो कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली। अभी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया से ली है समवर्ती सूची। संसदीय सरकार हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया, इंग्लैंड से लिया, यूनाइटेड किंगडम से लिया। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए, तो आपातकालीन प्रावधान 1935 के अधिनियम से किए गए थे। आपातकालीन प्रावधान, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जर्मनी से लिए गए हैं आपातकालीन प्रावधानों को, लेकिन आपातकालीन जो प्रावधान है, ठीक है, आपातकालीन प्रावधानों का निलंबन जो लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन आपातकालीन जो इमरजेंसी जो हमारे प्रावधान थे वो किससे लिए गए हैं, वो आपके 1935 के अधिनियम से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ हिंदी के संस्करण को भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान हमारा, अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय गान किस पुस्तक से लिया गया है, गीतांजलि से। राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं हमें। ठीक है, 52 सेकंड लगते हैं। और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब मिला था, तो 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। और कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है, श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो दो देशों का राष्ट्रगान लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और गीतांजलि इनकी पुस्तक जो थी जिससे राष्ट्रगान लिखा गया। कब अपनाया गया था, तो मैंने आपको बताया था अभी 24 जनवरी 1950 को पूरी तरह से इसको अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के ब्रिटिश संसद द्वारा लिया गया। तो भाई ब्रिटिश संसद से कौन सा संवैधानिक प्रावधान लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो देखिएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया, और जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान भी कहते हैं। ठीक है, बीमर संविधान भी कहते हैं। अब अगर बात करें कि आपातकालीन उपबंध आपके भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर आपके 18 है। ठीक है, भाग नंबर 18 में आपके आते हैं। और आपको पता है कि भारतीय संविधान में पहले 22 भाग थे, लेकिन अब कितने भाग हो गए, अब आपके 25 भाग हो गए। ठीक है, तो विशेषाधिकार यानी कि अगर ब्रिटिश की बात करेंगे तो ब्रिटिश से देखिएगा एकल नागरिकता भी ली हमने, एकल नागरिकता। ठीक है, आईएएस का पद भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश से लिया है। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति यूएसए से, राष्ट्रपति का पद ये भी ग्रहण किया हमने। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद में हम अगर बात करेंगे तो विधि का शासन, विधि का शासन भी कहां से लिया हमने, ब्रिटिश से ही लिया है। विधि का शासन भी हमने ब्रिटिश से। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से लिए, ब्रिटिश संविधान बोले या इंग्लैंड का संविधान बोले। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का संविधान बोले, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, आपका आलिखित संविधान है। तो आलिखित संविधान, ठीक है, आलिखित संविधान है आपका ब्रिटिश, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड का संविधान। तो आलिखित संविधान कैसा होता है, जब हम चाहें जैसे चाहें उसमें संशोधन कर सकते हैं, इसको हम आलिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, तो आलिखित संविधान कहते हैं। ब्रिटिश संविधान को संविधानों की जननी कहा जाता है, जबकि फिर भी क्या है, आलिखित है। संविधानों की जननी भी कहा जाता है ब्रिटिश संविधान को। ठीक है, संविधानों की जननी किसे कहता है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान को। और आलिखित संविधान है, कैसा संविधान है आपका, आलिखित संविधान है। ठीक है, याद रखिएगा, आलिखित संविधान है आपका ब्रिटिश संविधान, आलिखित संविधान है। ठीक है, बात समझे। तो ये सब कहाँ से लिए गए, आपके यहीं से लिए गए। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। क्लास काफी बड़ी है आपकी। ठीक है, और ऐसे ही हम
डेली क्लास करेंगे आपके लिए, और आप भी हमारा सहयोग करेंगे, ठीक है? और आप लोग इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि हमारी एक जो आपके संविधान की जो पढ़ाने का जो तरीका था, ठीक है? जिस प्रकार से हमने चैप्टरों को डिवाइड किया है, वो किस प्रकार से चैप्टरों को डिवाइड किया है, और दोबारा आप दूसरी क्लास में मिलेंगे। ऐसे कुल मिला के 15 से 20 क्लासें करेंगे और टोटल का टोटल संविधान का निपटारा कर देंगे, क्योंकि आने वाले पेपर में आपका पूरा का पूरा संविधान हो जाएगा, ठीक है? जो भी आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ठीक है? ये वाला नंबर, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप कर लें, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी और कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड उस पे कराए जाएँगे, ठीक है? जो कि रिटन फॉर्मेट में होंगे। चलिए, ठीक है? अब हम दोबारा अपने नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय-बाय, जय हिंद।